जी भाई से गुजारिश करूंगा आप एमआईटी में लॉ डिपार्टमेंट में हेड हैं, आप आएँ और अपनी बात रखें। उसके बाद एक दो लोग और बोलेंगे। आप में से अगर कोई साथी अपनी बात रखना चाहे तो ज़रूर रखें। आज हमें श्रोता के रूप में आना था, लेकिन जेपी भाई ने और अनीस भाई ने कहा कि बोलना है, तो हम बोलने के लिए तैयार हुए। हमारे पूर्व साथियों ने अलग अलग दृष्टिकोण से आज का जो विषय बिंदु था और आज के जो नायक हैं आज के प्रोग्राम की नवोजीवन की उन पर अपनी बात रखी। पूर्व साथी ने तो बहुत विस्तार से उसकी साहित्यिक चर्चा की। हम लोगों का थोड़ा राजनीतिक दृष्टिकोण है, तो हम इनको राजनीतिक दृष्टिकोण से ही देखेंगे। इस बात को शुरू करने से पहले मुझे एक किताब का हवाला आता है। टोनी जोसेफ की किताब थी अर्ली इंडियंस, और उस किताब में एक साइंटिफिक दृष्टिकोण से ये बात रखी गई थी कि दुनिया भर में जहाँ भी मानव गए वो सब अफ्रीका से होके आए। और मैं बैठे बैठे यही सोच रहा था कि पूरी दुनिया का मानव का इतिहास जहाँ से जिसका ओरिजिन हुआ है, आज की जो औपनिवेशिक ताकतें थी या जो साम्राज्यवादी शक्तियां हैं वो अपना माल समझ रही हैं अफ्रीका को। एक बड़ा ही उसके पीछे और कई थियरीज भी डाली गई थी, जिसपे हम लोग अभी विस्तार में चर्चा करेंगे। हमारे साथियों ने उस पर चर्चा करी। उस थियरी का नाम था व्हाइट बर्डन थियरी। ये जब कभी भी अंग्रेज जाते थे कहीं पर भी, तो अंग्रेज मतलब जो यूरोपियंस जो थे जिन्होंने कॉलोनिज्म की इस बात को रखा, तो बताते थे कि हमारी एक वाइट सुप्रीमेसी है और आप चूंकि ब्लैक हैं। और उनके कई जो साहित्यकार, राजनीतिक साहित्यकार थे, उन लोगों ने इस बात को भी रखा कि जब हाइब्रिड सिस्टम की बात होने लगी, वर्ण व्यवस्था की बात होने लगी, तो उनके यहाँ तो था नहीं क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र जैसी। तो कुछ लोगों ने रखा कि दो तरह का ही वर्ग होता है, एक शासन करने वाला और एक शासित होने वाला। कुछ लोगों ने इसको ही रंग से जोड़ दिया, कहा कि जो सफेद लोग हैं, जो व्हाइट लोग हैं, ये शासन करने के लिए बने हैं, और जो काले लोग हैं वो शासित होने के लिए बने हैं। और ऐसे ही करके अपने औपनिवेश का झंडा उठा के पूरी दुनिया में लूट खसूट करने निकले हुए। लिहाजा आज का जो टॉपिक है वो एक किताब से है, और उस किताब का नाम है डीकोलोनाइजिंग द माइंड, ए पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज इन अफ्रीकन लिटरेचर। एंड दिस, ये किताब जो है 1986 में लिखी गई। 1986 में, चूंकि 1963 के पहले का आंदोलन साथियों ने बहुत अच्छे से जिक्र भी किया, तो मैं जो अपना रेफरेंस पॉइंट 1970 के बाद का रखूंगा। 1970 के बाद जो कुछ रह गया हो उस पर बात मैं करता हूँ। 1970 के बाद का जो समय है वो पोस्ट मॉडर्निज्म का। जैसे हमारे साथियों ने बात किया कि पोस्ट कॉलोनिज्म जो उत्तरी औपनिवेशिकवाद है वो क्या है, कैसे उसको देखना चाहिए, उसको देखने के और भी कई रेफरेंस पॉइंट हैं। वो नौ उदारवाद भी उसी समय बहुत हावी होता है। भारत में भी उसका संपर्क है, भारत में भी उसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए, इन सबों को बात करते हुए तो कुछ संक्षेप में जो बातें हुई हैं उनको मैं वर्गीकृत करने का प्रयास करूंगा। और फिर जो आज का जो चुनौती है, आज जो बात हमें करनी चाहिए, हम भी पता नहीं उसमें कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कि हम अपने माइंड को डीकोलोनाइज करेंगे कैसे। क्योंकि किताब 1986 में लिखी गई है, और जिस माझी में ये किताब लिखी गई है उस समय की चुनौतियों से आज की चुनौतियां बढ़ती चली गई, और आज की चुनौतियों में हम उस औपनिवेशिक जो दिमाग हमारे अंदर स्थापित है, जैसे कि मेरी एक आदत है, मैं कहीं पर भी जाता हूँ तो मेरे हाथ में नोटबुक होता है, और मैं साथियों के जो कुछ भी मुझे लगता है मैं उस रेफरेंस को नोट करता रहता हूँ। तो मुझे थोड़ा सा हिंदी लिखने में समस्या होती है, तो सारी चीज़ों को मैं इंग्लिश में फटाफट लिखता है, उसमें थोड़ी रफ्तार ठीक है। लेकिन क्या ये जो इंग्लिश जो भाषा है, औपनिवेशिक भाषा है, जिसका उन्होंने बहुत विरोध भी किया, इनका पहले जो नाम था उन्होंने भी बदल के इन्होंने नवोगीवाद की मंगोल रखा, क्योंकि ना जेम्स नवोगी नाम था शायद पहले, और ये एक औपनिवेशिक नाम था और उसको उन्होंने बदल दिया अपने ही समय में। तो हम भाषा को कैसे देखें, एक भी एक समस्या है।
तो जो कुछ भी था इस किताब में, इस किताब को अगर दो हिस्सों में बांट दिया जाए तो पहला हिस्सा कहता है कि हम कॉलोनाइज्ड कैसे हुए और दूसरा हिस्सा कहता है कि हम डीकॉलोनाइज कैसे होंगे। तो पहले हिस्सा में वो व्हाइट बॉर्डर थ्योरी, जो व्हाइट सुप्रीमेसी, उनकी लैंग्वेज की सुप्रीमेसी, इन सबों को लेके आते हैं। फिर दूसरा वो शिक्षा व्यवस्था पे कब्जा करते हैं, एजुकेशन सिस्टम पे कब्जा करते हैं। उसका एक एग्जैक्ट रेफरेंस तो नहीं, लेकिन मिलता जुलता रेफरेंस आप मैकाले का भी शिक्षा नीति यहाँ देख सकते हैं भारत में। हालांकि मैकाले की शिक्षा नीति की केवल आलोचना ही नहीं होनी चाहिए, उसका कुछ अच्छा पॉइंट भी था। अच्छा पॉइंट ये था कि उसकी शिक्षा नीति के बाद हर वर्ग को शिक्षा लेने की स्वतंत्रता मिली। हमारी समस्याएं और भी विकराल है। उसके पहले की जो शिक्षा थी वो हर वर्गों को अवेलेबल नहीं थी, हर वर्ग समाज के लोग उस शिक्षा को नहीं ले सकते थे। तो अब मैकाले की आलोचना तो हम कर सकते हैं तमाम मुद्दों पे, लेकिन यूरोप का जो रेफरेंस पॉइंट है बिल्कुल अलग है। वहां पे उन्होंने वहां का जो संस्कृति है, वहां का जो इंडिजिनस सोसाइटी है, जो स्वदेशी समाज है, उसको पूरी तरीके से डिस्टॉर्ट कर देता है, शिक्षा पे कब्जा कर लेता है। अपनी भाषाओं को आप यहाँ महसूस कर सकते हैं कि आज के डेट में अगर आपको नौकरी चाहिए तो आपको आंग्ल भाषा का ज्ञान बहुत जरूरी है। अगर आपको नहीं है तो हो सकता है आप नौकरी के लाले पड़ जाएं। शिक्षाएं भी वैसी जो प्रोफेशनल हैं, वोकेशनल कोर्स अगर आपके पास हैं जिसका कुछ उस कॉरपोरेट एमएनसी से कुछ लेना देना है तो ही आपको कुछ रोजगार मिल पाएगा, नहीं अगर सरकार दे देगी रोजगार तो मिल पाएगा। बहुत अच्छे स्कॉलर जो थे, जो ज्योग्राफी के हैं, हिस्ट्री के हैं, अब चूंकि अभी यूनिवर्सिटी की स्थिति बहुत खराब है, रोजगार कम है, जो कॉरपोरेट शिक्षा है उसमें इनकी जगह धीरे धीरे संकुचित होती चली गई है। तो ये सब औपनिवेशिक प्रभाव है। तो ये उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि उस देश के अंदर, अब खासकर अफ्रीका के अंदर, किस तरीके से शिक्षा और रोजगार पर उन्होंने कब्जा किया और वहाँ के लोगों के अंदर ही वहाँ की शिक्षा के प्रति, वहाँ की संस्कृति के प्रति, वहाँ के समाज के प्रति, वहाँ के स्ट्रक्चर के प्रति हीनता पैदा करी। तो ये अगर चार रेफरेंस पॉइंट पर हम देखेंगे तो हमको ये समझ में आएगा कि जब डीकॉलोनाइज करना है तो हमको इन्हीं पे काम करना है। और उन्होंने लिखा भी, पहला उनकी जो स्थानीय भाषा थी उसमें उन्होंने लिखना शुरू किया। दो भाषाएं, एक अपनी खुद की और एक अफ्रीकन और भी लैंग्वेज थी, सर बताएंगे। वो दो भाषाओं में लिखना शुरू करते और इंग्लिश का वो त्यागते। दूसरा उन्होंने कहा कि अपनी शिक्षा में भी जो वर्नाकुलर भाषाएं हैं, जो स्थानीय भाषाएं, उसको आप डालिए, तब आप इनसे लड़ सकेंगे। तीसरा, उसको रोजगार से भी जोड़ने की जरूरत है। आप ये तो कह रहे हैं कि नहीं हिंदी पढ़ानी चाहिए, हिंदी बहुत अच्छा है, या वहाँ की जो अफ्रीकन लैंग्वेज है वो बहुत अच्छी है, उसको पढ़ाना चाहिए, और उसको रोजगार से नहीं जोड़ेंगे तो ये आपका सारा जो तंत्र मंत्र है वो गिर जाएगा। और चौथा है कि अपनी भाषा को लेकर गर्व भरना, ये उनकी बात है, हम उस पर अपनी भी बात करेंगे, क्योंकि भारत में भी इसको लेकर बहुत अलग अलग तरह की बातें हैं। तो हम तो कह रहे हैं कि फिर जब हम अपनी भाषा में स्वाभिमान का मतलब ऐसा नहीं है कि देखिए भारत में कई तरह की भाषाएं हैं, संस्कृति है, इसको भी समझना है। साथ साथ हम समझते चले भारत के भी संदर्भ। अब भारत के संदर्भ को देखिएगा तो एक समय में जो संस्कृत भाषा है वो भी एक औपनिवेशिक भाषा रही है। आर्य आए तो यहाँ के जो स्थानीय भाषा थी पाली प्रकृत, उस पर संस्कृत थोपना चाहे। कभी भी आम जनों की भाषा संस्कृत नहीं है। अगर आप उस भाषा के दृष्टिकोण से देखिए, जो आज अंग्रेजी जो काम कर रही है, कभी संस्कृत में काम कर चुके हैं। आप इतिहास को उठा के देखिए, वो समय काल निकाल लीजिए तो बताइए कि ग्रीक वैदिक पीरियड में भी, ग्रीक वैदिक काल में भी वो जो काल है वो कुछ लोगों का काल है। अगर आप उस वैदिक पीरियड से पूरे भारतीयों को जोड़ के देखना चाहेंगे तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि पूरे भारतीयों का काल है नहीं। जो यहाँ के मूल निवासी हैं, आदिवासी हैं, वो यहाँ के मूल निवासी, उनकी भाषाएं, उनकी संस्कृति, वहाँ का कल्चर। तो जब भारत के संदर्भ में इसको देखते हैं तो आपको कई तरीकों से इसको देखना पड़ेगा। और जब आप अपनी संस्कृति की बात करते हैं तो वो चीजें आ जाएंगी जो कभी औपनिवेशिक रही हैं। आज ठीक है वो ईसा पूर्व में रही होंगी, लेकिन वो उसी तरीके से औपनिवेशिक मतलब एक किसी चीज का डोमिनेशन, आपके माल पे हमारा कब्जा, आपके संस्कृति पे हमारा कब्जा, आपकी भाषा पे हमारा कब्जा, आपके सामाजिक स्ट्रक्चर पे हमारा कब्जा,
अगर ये कब्जा है तो औपनिवेशिकवाद का जो सबसे मूल जो क्रस्ट है, जो कॉन्क्रीट है, वो यही है। तो उससे वो लड़ने की बात करते हैं। अब जब हम इन लड़ाइयों की बात करते हैं तो और भी कई चीजों को हम लोग लेके आते हैं। मैं रेफरेंस के लिए कुछ चीजें नोट करके आया हूँ। हाँ, एक तो ये है कि संवाद का जन्म देना। देखिए, कोई भी समाज आज हम लोग देख रहे हैं कि जहां भी लोकतंत्र या डेमोक्रेसी या डायलॉग कमजोर हो रहे हैं, वो देश कमजोर हो रहा है। तो अगर न्यूगगी साहब की बात को हम लोग और आगे बढ़ाएं और डीकोलोनाइजिंग द माइंड के काम को और आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। क्योंकि आज की जो औपनिवेशिक तक जो पोस्ट कॉलोनिज्म है, जिसमें हमारे साथियों ने भी चर्चा किया, अब वो अंग्रेज यहाँ नहीं आए, वो फिजिकली चले गए। वो जो संस्कृति छोड़ के गए हैं उसको यहाँ एक वायरस की तरह, जैसे वायरस अभी आया था कोरोना, वो अपने आप अपडेट होता रहा है। अब जो इस तरह का जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, वहां पे इस तरह की कॉलोनिज्म या औपनिवेशिकवाद जो है वायरस की तरह अपने आप ऑटोमोशन में अपडेट हो रहा है और उसे हमें को झेलना पड़ रहा है। तो हमें खुद एक ऐसा तंत्र विकसित करना पड़ेगा जिससे हम अपने माइंड का डीकोलोनाइजिंग कर सकें। तो कैसे करेंगे इस बात को देखें तो एक तो मुझे लगता है कि शिक्षा को हम अपनी समस्याओं से जोड़ें। हमारी शिक्षा हमारी समस्याएं आधारित होनी चाहिए। उसका एक एग्जाम्पल भी हम यहीं पे दे पाते हैं। देखिए, ये देश जब बना तो जब संविधान लिखा जा रहा था तो कुछ लोगों ने उसका विरोध किया, ठीक है। कुछ शब्द बाद में भी आए, जैसे कि उसमें सेकुलरिज्म और सोशलिज्म जो शब्द बाद में जोड़ा गया। तो कुछ लोगों को ये लगता है कि ये बाद में जोड़ा गया, पहले भारत के संविधान में ये नहीं था। ये बात गलत है। भारत के संविधान में ये शब्द जोड़े गए। इस शब्द के नाम पे कोई प्रावधान नहीं जोड़ा गया संविधान के अंतर्गत। मतलब भारतीय संविधान की प्रकृति में ही सेकुलरिज्म और सोशलिज्म दोनों पहले ही से थे। और जिसको इस बात की जानकारी न हो वो अनुच्छेद 39 को पढ़ ले। 39 बहुत डिटेल में कहता है कि आपको एक करेक्शनल जस्टिस और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, मतलब वितरणवादी न्याय का सिद्धांत, और अगर नहीं हुआ है तो आपको उसको करेक्ट करने की जरूरत है। बहुत स्पष्ट तौर से लिखा है। मैं बस ये कह रहा था कि जब भारत बना तो वहां पे था कि हमने एक तय किया कि ये देश लोकतांत्रिक बनेगा, संप्रभु होगा, ठीक है ना, सेकुलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा, रिपब्लिक होगा, ठीक है। और ये जो शब्द थे ये कॉलोनाइज शब्द नहीं थे, उस पर कुछ आगे की चर्चा चल रही थी। देखिए, ये रेफरेंस केवल दो थियरी है जो न्याय की, एक तो मॉडर्न थियरी है और एक पोस्ट मॉडर्न थियरी। जब संविधान लिखा गया तो हम मॉडर्न थियरी पे ये बात कर रहे थे, जनरलाइजेशन की बात कर रहे थे कि हमें लोकतांत्रिक होना चाहिए। लेकिन अगर आप उस समय भारत की आबादी का अध्ययन करें तो आपको पता चलेगा कि भारत की आबादी लोकतांत्रिक आज भी नहीं है। अगर आप 10-100 आदमी का सर्वे कर लीजिए आम लोगों का, तो वो डेमोक्रेटिक नहीं है अंदर से। सेकुलरिज्म के बारे में अगर आम राय लीजिएगा तो आपको गाली लगेगा देने का, ये तो एंटी नेशनल है, सेकुलरिज्म की बात करता है। और सोशलिस्ट विचारधाराओं को लेकर लोगों की समझ क्या है आप देख सकते हैं। डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, हमें जब भी डीकोलोनाइज करना होगा, हमें अपनी ऐसी शिक्षा पद्धति बनानी होगी जो सही में उस औपनिवेशिक ताकत को हराने जैसा हो। नहीं तो हम जैसे हैं वैसे ही बने रहे। जातियां जो है इतने संविधान के बाद भी, इतने कानून के बाद भी, ठीक है ना, अलग अलग साल, मुगलों का 800 साल लगभग तुर्क और अफगान डायनेस्टी में ला लिया, जैसे दिल्ली सल्तनत का काल है, मुगल काल, 800 साल तक वो आए और वो जिस धर्म से आए थे उनके अंदर बराबरी था। वो बहुत अच्छा पूरी दुनिया में जो फ्रेटर्निटी लेके बढ़े। लेकिन भारत के अंदर की जो जातीय व्यवस्था थी वो क्या करी, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखी। ये जो सुप्रीमेसी जहां आएगी ना, वो औपनिवेशिक विचारधारा, जहां एक आदमी कहेगा कि हम सुप्रीम हैं और आपको हमारे यहाँ काम करना है, या आप जो काम करेंगे वो हमारे लिए काम करेंगे, ये औपनिवेशिक है। तो ये विचारधारा के स्तर पे इसको लड़ना बहुत जरूरी है। उसके आगे जब हम लोग इस पे बात करते हैं, हम जल्दी से अपनी बात बहुत तेजी से रख के खत्म करेंगे, ठीक है। एक 2-3 बातों को मैं एक रेफरेंस के तौर पे रखूंगा। एक तो इस तरह की जो मानसिकता थी, जिस मानसिकता में हम निकले, और हमने बताया कि जो हमारे जो आधुनिक औपनिवेश, हमारे स्वदेशी जो कॉलोनाइज्ड माइंड के लोग हैं जो हमारे यहाँ सत्ता चलाते हैं,
उन्होंने एक आज्ञा पालक समाज बनाने का काम किया, ओबीडिएंट सोसाइटी बनाने का काम। अंग्रेज क्या चाहते थे? अपने कानून में यही चाहते थे कि जो यहाँ के लोग हैं भारतीय हमारा काम माने। अफ्रीका से क्या चाहते थे? कि वो हमारी बात माने, हमें लूट करने दें, हमें काम करने दें, हम लेके जाएं, वही चाहते थे। वो चाहते थे कि जो हमारी कॉलोनी है हमारी आज्ञाकारी एक सब सेट के तौर पे रहे। और आज की भी जो सरकारें क्या कर रही है, एक आज्ञाकारी समाज बनाने का काम कर रही है। चाहती कि ओबीडिएंट आप जो कल्चर ऑफ डिसेंट है, जो प्रतिरोध की एक जो आवाज है, जो लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है, जो जनवादी विमर्श के लिए बहुत जरूरी है, उसमें वो क्या करना चाह रहे हैं? कह रहे हैं कि आप हमारी बात मानिए। तो एक जो खतरा है वो इस तरह के समाज का है, ओबीडिएंट सोसाइटी का, जो इससे भी लड़ने की जरूरत है। हमें एक रेशनल सोसाइटी बनानी है, आर्गुमेंटेटिव सोसाइटी बनानी है। ये एक तर्क है जो इस किताब में आप जब इसको डिकोड करेंगे तो डिकोलाइजेशन ऑफ माइंड के लिए बहुत जरूरी है। इसके संदर्भ में मैं एक व्यक्ति का भी जिक्र यहाँ लाना चाहूंगा। एक साहब थे, शायद आप लोग उनसे परिचित होंगे, डेविसन एल बूथो। आप परिचित हैं उनसे? मैं उनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। एक ग्रेनेडा लैटिन जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वहीं के मूल रहने वाले थे। इन्होंने वर्ल्ड बैंक में भी काम किया और जिस समय की बात है उस समय ये IMF में काम कर रहे हैं। IMF की घटना यही है कि पाकिस्तान का लोन उसने पास कर दिया। पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष को बुलाया साहब ने वहाँ पे और कहा कोई बात नहीं, पैसा मिल गया है, हथियार खरीदो, तुम शांति दूत हो। उन्होंने कहा कि ट्रम्प साहब भी शांति दूत हो। तो उसी IMF में काम कर रहे थे। ये तब की बात है, 90 वो 88 में वहाँ से रिजाइन करते। 1988 में कैंपस से वहाँ का जो चीफ था, वहाँ इकोनॉमिक एडवाइजर के तौर पे काम कर रहे थे। दुनिया के माने जाने उस समय के अर्थशास्त्री थे और उन्होंने अपना रेजिग्नेशन जो लिखा वो बाद में किताब के शक्ल में पब्लिश हुई। वो कम से कम 100 पन्ने का रेजिग्नेशन लेटर था। बाद में भारत में भी छपा, अब ऑनलाइन अवेलेबल भी है। उसका शीर्षक था, उसका जो उन्वान है वो है एनफ इज एनफ। मैं उसका जिक्र क्यों कर रहा हूं मैं बताऊंगा। वो एक तरीका बताते हैं कि कैसे डिकोलोनाइज करना है। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके का जिक्र किया उसके बाद, और उन्होंने पूरे डेटा के साथ अपने रेजिग्नेशन लेटर में इस बात का जिक्र किया कि किस तरीके से ये जो दो संस्थाएं हैं, वर्ल्ड बैंक और IMF, ये एक निश्चित साजिश के तौर पे बनाई गई हैं। और ये साजिश यही है कि ये कभी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री को ऊपर नहीं आने देंगे। इसमें बहुत अलग तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त है और जब तक थर्ड वर्ल्ड कंट्री इनके चंगुल से बाहर नहीं निकलेगी तब तक वो किसी भी तरह का विकास नहीं कर पाएगी, उनका मानना। मैं उनके रेफरेंस से बात कर रहा हूँ। बाद में जब वो किताब भारत में पब्लिश हुई तो यहाँ के भी जो उस समय के CPM के साथी थे, जो गांधीवादी लोग थे या कुछ स्वदेशी आंदोलन के या जो कम्युनिस्ट सोशलिस्ट जो लोग थे, कहे कि क्यों ना उनको बुलाया जाए, उनको सुना जाए और भारत की समस्याओं पर उनसे चर्चा किया जाए। 90 की बात में उनको बुलाया गया, वो दिल्ली में आए, सब लोगों ने अपनी बात रखी। प्रोफेसर रजनी कोठारी जैसे लोग भी उस संगोष्ठी में सम्मिलित थे। सब लोगों ने बड़ी अपनी बातें रखी और कहा ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इस तरीके से साम्यवादी आंदोलन चलेगा, इस तरीके से चलेगा, हमको एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनानी है, वैसी अर्थव्यवस्था बनानी है। हम चुपचाप सुनते रहे। हो सकता है कि ये जो बोलने का जो ललक है हम भारतीयों के अंदर ज्यादा हो, उधर न हो, तो बहुत आराम से 2-2.5 घंटा वो सुना। जब उनका नंबर आया तो कहा कि देखिए जो कुछ हमने लिखा है उसमें उसको बहुत संक्षेप में जिक्र किया, कहो तो है आपको अवेलेबल, आप उस पर बात कर सकते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि वो कौन सा वैकल्पिक मॉडल आप तैयार करेंगे जिससे आप इन पूंजीवादी शक्तियों का मुकाबला कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे पास 2 देश है, चाइना है, रसिया है, ये दोनों साम्यवादी अर्थव्यवस्था की बात करती है, आप लोगों को इसी तरह की अर्थव्यवस्था बनानी है। उन्होंने कहा कि हमें एक साम्यवादी अर्थव्यवस्था बनानी है, लेकिन मेरा ये मानना है कि पूरी दुनिया में कोई साम्यवादी अर्थव्यवस्था नहीं है। कहा क्यों? ये 2 तो हैं। तो कहा ये दोनों अर्थव्यवस्था क्या बिना पूंजी के चल सकती? अगर कोई भी अर्थव्यवस्था जो पूंजी के उत्तरोत्तर विकास पे निर्भर है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो जो अर्थव्यवस्था वो साम्यवादी अर्थव्यवस्था है?
ये बड़े गूढ़ प्रश्न है, आप लोग बहुत ऐसे लोगों का मजमा था, तो मैंने कहा कि यहाँ पे इस बात का जिक्र किया जा सकता है। हालांकि मैं ऐसी बातों के जिक्र करने से बचता रहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जो तरीके बताए वो तो मार्क्स क्लास स्ट्रगल को ही बताया, उन्होंने तरीका बताया क्लास स्ट्रगल। ऑब्जेक्टिव उन्होंने कहा कि आपको क्या करना है कि इस तरह के जो आपको पूरे संसाधन होगा, अगर आपको साम्यवादी अर्थव्यवस्था सही में बनानी होगी तो एक तो करना होगा कि जो वो अर्थव्यवस्था जो है पूंजी के उत्तरोत्तर विकास पर निर्भर न हो। उन्होंने एक लाइन और खींचने का प्रयास किया था कि बाजार की जरूरत है, लेकिन बाजारवाद और बाजार के बीच का बहुत अंतर है बड़ा, इसको भी समझने की जरूरत है। और इन्होंने कहा कि आपको अपनी पूरी की पूरी आवाम को इस बात के लिए तैयार करने की जरूरत है कि आप कैसे अपने आप को तैयार करेंगे जो पूंजी के उत्तरोत्तर विकास पर निर्भर न हो। उनका साफ कहने का मतलब है कि आप प्रकृति से उतना ही संसाधन लीजिए, ठीक है ना। वो अर्थव्यवस्था का बहुत मूलभूत सिद्धांत भी है कि अगर आप, जैसे कि हमारे पहनने के लिए 2 जूते काफी हैं, हमारे लिए 3 जूते काफी हैं। कुछ ऐसे भी लोग आपको मिल जाएंगे कि उनके कपड़े से अलमारी और जूतों से पूरा उनका वार्डरोब पटा होगा। तो जब एक्सेस वो लेते हैं तो क्या करते हैं कि डिमांड बढ़ाते रहते हैं। और ये जो पूंजीवाद है, इससे बहुत ये रिलेटेड एक चीज है। आप इस तरह का शर्ट पहनिए, इस तरह का परफ्यूम लगाइए तो ये हो जाएगा, इस तरह का क्रीम लगाइए तो ये हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जहां मानवता यहाँ पे है, जहां भूखे लोग हैं, खाने को कुछ नहीं है, ठीक है ना। एशिया के कुछ ऐसे देश हैं, अफ्रीकन में ढेर सारे देशों का, सोमालिया वगैरह का जिक्र हम लोग करते हैं। वहां कुछ लोग इस तरह का जीवन जी रहे हैं कि क्रीम लगाइएगा तो ऐसा हो जाएगा, शैम्पू लगाइएगा तो वैसा हो जाएगा। हो सकता है कि उसकी जरूरत हो आपको, आप किसी आंदोलन के लिए हो सकता है 4 दिन आप भ्रमण करके आए, आपका बाल गंदा हो तो शैम्पू की जरूरत हो सकती है। लेकिन ये पूंजीवाद का जो बाजारवाद है, इसके चंगुल से बाहर निकलना, उन्होंने एक तरीका बताया था। कहा कि इस औपनिवेशिकवाद से अब उन्होंने कहा कि अपनी जरूरतों को कम करिए। कम करना मतलब जो जरूरत भर की जरूरत है उतने पे रहिए। एक आंदोलन है और उन्होंने कहा कि इसके लिए अपने सारे आवाम को तैयार करना पड़ेगा और सत्ता पे अपना कब्जा जमाना पड़ेगा। उसी में मैं कहता हूँ कि उनका जो तरीका था वो मार्क्सवादी तरीका था, ये उनका अपना कहना। तो मेरा ये कहना है कि बहुत ढेर सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से इस बात का जिक्र किया है, ठीक है ना, कि हम अपने माइंड को कैसे डीकोलोनाइज करेंगे। हम जो बैठे हैं यहाँ पे, हम सब लोगों का माइंड 1%, 2%, 3%, 10%, 20%, 50%, 100% कॉलोनाइज्ड है, ठीक है ना। मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मेरा माइंड खुद भी कुछ प्रतिशत में कॉलोनाइज्ड है, क्योंकि जिस व्यवस्था में हम लोग ने जन्म लिया है, आप सब अपने बचपन को याद करें। क्या किसी ने अपने स्कूल में जाके पूछा कि सरस्वती पूजा स्कूल में ही क्यों मनानी चाहिए और बाकी लोगों के त्योहार को क्यों नहीं मनाना चाहिए? तो ये जो औपनिवेशिक जो डिवाइड एंड रूल, जो कम्युनलिज्म, जो एक औपनिवेशिक जो भी विचारधाराएं हैं, अभी नया कानून बनाया गया है जो आपका क्रिमिनल जस्टिस डिलीवर करने के लिए, देखिए पूरी तरीके से कॉलोनाइज्ड है वो कानून, इसके पीछे वाला भी कॉलोनाइज्ड है। हमारी सोच और समझ ही उससे बाहर नहीं निकलती। तो बुद्धू साहब ने एक तरीका बताया, एक तरीका इस किताब को ही एक्सटेंड करके मैं निकाल रहा हूँ कि एक आर्गुमेंटेटिव सोसाइटी बनाने की जरूरत है, जहां आप जनवादी मुद्दों को चर्चा करें, एक विमर्श पैदा करें, जिसका काम आप, इसके लिए आप प्रगतिशील लेखक संघ को बधाई दे सकते हैं कि उस तरह के प्रोग्रामों का आयोजन करते हैं, ठीक है। एक जो लास्ट पॉइंट है, तो मैं सीधे कई बार ये समझाने का और समझने का खुद भी प्रयास करता हूँ कि जो मॉडर्नाइजेशन जहाँ से निकला, जैसे कि मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, एक दोनों का मैं एक संदर्भ लेता हूँ। ये मॉडर्नाइजेशन कहाँ से निकला है और पोस्ट मॉडर्नाइजेशन कहाँ से निकला है। क्योंकि जो पोस्ट कॉलोनिज्म है, नौ उदारवाद है, और जो साहब की पुस्तक है 1986 की, ये एक समकालीन घटनाओं की तरह आपको देखना पड़ेगा। जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण है किसी चीज को देखने के लिए कि एक निश्चित समय काल में पूरी दुनिया में किस तरह की घटनाएं घट रही हैं और वो एक दूसरे पे इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। भारत में जब
नौ उदारवाद आ गया, एलपीजी आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसी समय डिविजनल बुद्धो यहाँ आते हैं और उसके खतरे से अवगत कराते हैं। पता नहीं हम लोग कितने लोग उसको देखे, उसमें आगे बढ़े, क्या हुआ हमें नहीं पता है, लेकिन आप उसके बाद देखिए कि भारत पूरी तरीके से पूंजीवादी शक्तियों के हाथ में धीरे धीरे जाना शुरू हो जाता है। और इस चीज को समझने के लिए अगर आप समझेंगे कि देखिए कांग्रेस ने किया या भाजपा ने किया, तो जब आप तथ्यों में जाएंगे तो हमको लगता है कि हम इस बात को हम किसी लाइन में खींच के नहीं बांट सकते। आज आप इस तरह की चीजों को देख रहे हैं, तो उस समय की जो बीजेपी थी या उसका जो पैरेंटल ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था, उनके अंदर एक संस्था बनती है, 92 में शायद बनती है, स्वदेशी जागरण मंच, और वो कहते हैं कि हम नई स्थानीय चीजों को प्रोत्साहित करेंगे, बढ़ाएंगे, अर्थव्यवस्था, ऐसा ऐसा कई किताबों को लिखा, पढ़ा, विमर्श किया। बाद में अटल जी पूछते भी हैं कि कल को हम लोग सरकार बना लेंगे तो पूंजी कहाँ से आएगी इस विचारधारा में, और जब सरकार में आते हैं तो आप देखते हैं कि वो बहुत तेजी से, हो सकता है कि कांग्रेस ने किसी मजबूरी में एलपीजी को स्वीकार किया हो, लेकिन जब ये सरकार में आए तो उसमें बड़ा सरपट दौड़ना शुरू करते हैं। तो तरह तरह की बातें हैं उस समझ में। एक समझ में जो मेरी समझ है उसको भी मैं अंतिम डिस्कस कर लेता हूँ इसी डिकोलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ डिकोलाइजेशन के अंतर्गत, कि जब आधुनिकता पैदा हो रही थी, जब आधुनिकता आ रही थी, तो उस घटना को यूरोप में रेनेसा कहा गया, पुनर्जागरण, फिर से जागना। और जब पुनर्जागरण का प्रोसेस पूरा हुआ तो कहा गया कि वहां प्रबोधन काल आ गया, एनलाइटेनमेंट आ गया। उसी एनलाइटेनमेंट काल में इक्वालिटी आई, जस्टिस आया, लिबर्टी आई, फ्रेटर्निटी आई, कई इस तरह के कॉन्शियसनेस, गुड कॉन्साइंस, डेमोक्रेसी, इस तरह के विचारधारा पैदा होने लगी। फ्रेंच रेवोल्यूशन टू अमेरिकन फ्रीडम मूवमेंट तक जाती है और ये पैदा होने लगी। वहां पे एक चीज जो होता है कि इंडिविजुअलिज्म भी आता है, व्यक्तिवाद आता है। और क्यों आता है कि उस समय के कुछ जो कॉन्ट्रैक्टियन लेखक थे, कॉन्ट्रैक्टियन स्कॉलर थे, जिसको हम लोग कहते हैं कि सामाजिक समझौता का सिद्धांत जिन लोगों ने दिया, जिसको थॉमस हॉब्स, जीन, उसके बाद है जॉन लॉक और जीन जैक रूसो। मैं इसका जिक्र ये करता हूँ कि हॉब्स जो था एब्सोल्यूटिज्म, डिक्टेटर टाइप की बात करता था। जीन जैक रूसो जो था वो कैपिटलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता था, सॉरी जॉन लॉक। लेकिन जो जीन जैक रूसो साहब थे, अगर आप साम्यवादी दृष्टिकोण का एक बीज देखना चाहेंगे तो जीन जैक रूसो की विचारधारा में देखें। वहां से जो एक चीज पैदा हुई कि बराबरी, इक्वालिटी। इस बात को समझना है कि ये पूरा जो देश है ना, जो अमेरिका पूरी अपने साम्राज्यवादी नीतियों को लेकर, या जो यूरोप है अपनी साम्राज्यवादी नीतियों को लेकर पूरी दुनिया में घूमता है कि हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हम इक्वालिटी की बात करते हैं, हम कैपिटलिज्म की बात करते हैं, और जहां नहीं होगा उसको हम अपने गुंडई से सिखाएंगे ये बात, और उसकी व्यवस्था पे कब्जा कर लेंगे। अभी तक ये वही काम कर रहा है। अभी आप तत्कालिक घटना, वो ईरान, आप समझिए ना, गुंडों की तरह अमेरिकन प्रेसिडेंट बात कर रहे हैं कि हमको पता है कि तुम कहां हो, हमें मारना नहीं तो मार देते तुम। ये भाषा है। तो ये उसके पीछे का जो मूल मंत्र है वो क्या है? तो हम जल्दी से इस बात को समाप्त कर रहे थे, समय बहुत ज्यादा हो गया है। मैं पिछले बार भी सोच रहा था कि इसका जिक्र करूंगा। इक्वालिटी से ही कैपिटलिज्म निकला, और इक्वालिटी से ही आपका सोशलिज्म भी निकला है। ये दोनों का जो रेफरेंस पॉइंट है वो क्या है? बराबरी। एक बराबरी जो है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करती है। जहां कैपिटलिज्म पूंजीवाद पैदा हुआ, वहीं से बराबरी कहा कि सब बराबर है, सबको व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। जैसे ही लोगों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी गई, जिसके पास रिसोर्स था उसने क्या किया? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया था, रेनेसा हो गया था, साइंस डेवलप कर, उन्होंने फैक्ट्री लगा, और बाकी लोगों को क्या किया? मजदूर बना दिया। जो साम्यवादी विचारधारा वो भी बराबरी से निकले। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता हरदम सामूहिक दृष्टिकोण से देखने की चीज। तो एक जब इसमें भी, जब पोस्ट मॉडर्न काल में आप आते हैं, तो इसमें भी रिवाइज हुआ, क्योंकि कैपिटलिज्म जिस तरीके से 17वीं शताब्दी में था, 18वीं शताब्दी में था, एडम स्मिथ के बाद था, उस तरह की कैपिटलिज्म कर रहा होता तो पूरी दुनिया में आंदोलन हो गया होता। ये क्या करते हैं कि रिफाइन करते हैं। जैसे एक ढूंढ का एक अलग स्तर है जिसको CSR कहते हैं, कॉर्पोरेट
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंपनी लॉ के अंतर्गत हर जगह डाल दिया गया कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस तरह का डेवलपमेंट करने के लिए। और उसमें एक और भी एक मुगालता उन लोगों ने पैदा किया पोस्ट मॉडर्न काल में, जिसमें कहा कि हम इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे। कोई रिक्शा वाला है तो उसको क्या करेंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो पढ़ ले और यहाँ तक आ जाए। अब आप अपने दिल से पूछिएगा कि इस व्यवस्था में जो पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट हमारा संविधान नहीं है, क्या एक इस तरह का जो लोग है जो समाज के सबसे निचले तबके पे काम कर रहा है, क्या समाज के निचले तबके पे काम करने वाले लोगों की व्यवस्था ये सरकार कर पाएंगे? तो ये जो CSR है, जो इक्वल अपॉर्चुनिटी का जो ढोंग है, कितना सफल है। तो ये इन तरह का जो अस्त्र है वो एक कॉलोनाइजिंग माइंड का ही आउटपुट है। दूसरा ये है कि जब आप इसको देखेंगे तो जो दूसरा हमने तरीका बताया कि जो इक्वालिटी है जो दूसरे तरीके से आती है, तो उसकी सामूहिक विमर्श उसमें पैदा होता है और सबकी इक्वालिटी की बात करता है, जिसको लेकर साम्यवादी विचारधारा बात करती है। तो हमको अगर तीसरा जो सबसे बड़ा तरीका है जिसको लेकर हम लोगों को लड़ना है इसके लिए, वो यही है कि अपने अंदर भी जो साम्यवादी दृष्टिकोण से जो बराबरी का सिद्धांत है उसको अपनाने की जरूरत है, और जो स्वतंत्रता, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, उसकी जगह सामूहिक स्वतंत्रता को अपनाने की जरूरत है। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। सर बता दीजिए कि ये नंगुगी व खयोंगो जो है ये पुरुष थे या स्त्री थे? मैं परेशान 2 घंटे से, मैं 2 घंटे से परेशान हूँ। बहुत दीजिए उसको पुरुष। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि सतीश जी अगर अपनी तरफ से कुछ बात मैं आमंत्रित करता हूँ, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता सतीश जी को क्या आएँ और कुछ अपनी तरफ से। सतीश नहीं करता है फिर भी थोड़ा सा, और जी क्योंकि हम लोग लंबे समय से बैठे हैं। जी ये जो डिकोलोनाइजिंग द माइंड, इनका बहुत बड़ा योगदान इस रूप में है, इस पर वक्ताओं ने प्रकाश डाला भी है, और कहिए तो आम श्रोता के लिए उस तरह से प्रकाश नहीं पड़ा है हमारी समझ से जो आया कि कैसे कोलोनाइज हो जाता है और डिकोलोनाइज करने का क्या तरीका है। वो जब कह रहे हैं कि कोलोनाइज हो जाता है, साफ साफ शब्दों में कहें तो उनका कहना था कि जो दूसरी भाषा हम पर ला दी जाती है, जो दूसरी भाषा में हम पढ़ाई करते हैं, तो हम अपने जीवन से पूरा कट जाते हैं। हम जिस परिवेश से में जीते हैं, आज देखिए देसी कुत्ता बिलायती बोल है, कहावत अच्छा है कि नहीं हमको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको अच्छा लगा है कि नहीं, लेकिन हम जिस परिवेश में रहते हैं उसमें भात दाल खाते हैं, और जब स्कूल जाते हैं तो वहां राइस खाते हैं। तो ये जो है कि हमारा जो ये एकता पूर्ण जीवन है, जिसमें हमारी भाषा, हमारे जीने का तरीका जो एकाकार हो जाता है, वो कट जाता है। और इस तरह होते होते हम ऐसे गुलाम बन जाते हैं जो हमको लूटते हैं। वो अब जिनका लूट हो रहा है उनको खुद महसूस नहीं होता कि लूट हो रहा है, और उसको बहुत आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। हम ऐसी पढ़ाई पढ़कर हम खुद अपने ऊपर शासन करने वाले बन जाते हैं। हम अपने बाबूजी को कहते हैं कि हमारे घर का आदमी है, ये हमारे पिताजी नहीं है, ये हमारे घर के आदमी है। इस तरह से हमारा माइंड कोलोनाइज हो जाता है। बहुत ये उसके प्रति क्रिटिकल थे कि भाषा में, अपनी भाषा में पढ़ाई होनी चाहिए। ये हमारे दिमाग को नीचे तो है ही कि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से हम गुलाम हैं, लेकिन मानसिक रूप से जो गुलामी हो जाती है वो बहुत लंबे समय तक कायम रहती है, और चले जाने के बाद उनके हम खुद मालिक बनकर वो गुलामी ढोते रहते हैं, और हमको खुद पता भी नहीं चलता। इसलिए आप बताइए कि आप अपनी भाषा में अपनी पीड़ा को व्यक्त नहीं कर पाइएगा जिस समाज में, ये कितनी खराब बात है कि हमारी जान दांव पर लगी होती है। कचहरी में फांसी हो जा सकता है, लेकिन
हम मुकदमा अपनी भाषा में नहीं बोल सकते। कोई इंटरप्रेटर रहेगा, वकील साहब को बताइए, वकील साहब का बताइए, और वकील साहब अंग्रेजी में जज साहब को बताएंगे, और जज साहब अंग्रेजी में समझेंगे, फ्रेंच का कोई कोटेशन देंगे, और तब हमको फांसी होगी। जज वकील साहब आके समय बहुत कस के बहस हुआ, एकदम हम क्लियर कर दिए। अरे हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्लियर क्या किए। ये कितनी विडंबना है कि जहां मेरी जान दांव पर लगी हुई है वहां हम अपनी भाषा में नहीं बोल सकते। ये हमारे माइंड को, और हम सुख महसूस करते हैं। जो अंग्रेजी में वकील खूब बहस करता है, हम उसके यहाँ प्रेफर करते हैं। इनका तो बकारे नहीं खे निकला, का है इनका बोला ही नहीं क्या मत अंग्रेजी, तो भक्का बक्का हो गई लगा। तुम मुकदमे की सुनवाई कर रहे हो, ये खुद उन्होंने लिखा है। देखो हम महसूस करते हैं, मैं बताता हूँ, मैं इसको बहुत शिद्दत से महसूस करता हूँ। और व्हाट्सएप पर मैं रोमन में नहीं लिखता, कभी नहीं लिखता, देवनागरी में लिखते हैं। तो ये योगी साहब लिखे हैं कि मुकदमे की सुनवाई में सब पक्ष, उस आदमी को छोड़कर बाकी पक्ष कोलोनाइज्ड माइंड से काम करता है, और जिस पर फैसला होना है वो बेचारा निरीह बनकर किसी क्षेत्रीय भाषा का जानकार होकर खड़ा रहता है। जी हजूर, जो कहा जाए मान लेता है। तो ये जो चीज है उसके लिए उन्होंने फार्मूला दिया कि 4 भाषाओं की पढ़ाई होनी चाहिए। एक तो अपनी भाषा है, एक अपनी भाषा है, एक अफ्रीका की भाषा कहते हैं, एक प्रवासियों की भाषा कहते हैं, और एक जो दूसरे जगह से जोड़ने की भाषा होती है। ये जब इसमें जब आदमी पढ़ेगा, इसमें जब पढ़ाई होगी, इसमें जब चीजें समझाई जाएगी, तो हमारा माइंड फ्री होगा, हम अपनी तरह से सोच सकते हैं। नहीं तो आप पीड़ा अपनी व्यक्त नहीं कर सकते, और आप लूट रहे हैं, और लूट को और लुटेरों को का सम्मान कर रहे हैं कि मिलौट भगवान है आप, हमारी भाषा नहीं समझ रहे लेकिन आप भगवान हैं। ये कोलोनाइजिंग ऑफ माइंड है, और इसके वो सख्त विरोधी थे कि इसका डिकोलोनाइजेशन होना चाहिए। और इसका तरीका है कि शुरू से जो पढ़ाई होती है, उस पढ़ाई में हमको अपनी भाषा की पढ़ाई अनिवार्यतः अलावे 3 कम से कम या 4 भाषाओं की पढ़ाई करवानी चाहिए। मैं बस इतनी बात कहना चाहता हूँ। बात तो बहुत है उनकी, लेकिन और कोई बातें हैं कहने का समय